आलोक जोशी और आप देख रहे हैं माइंड योर बिजनेस। माइंड योर बिजनेस के देखने वालों से एक आग्रह और करूंगा कि इस वीडियो के लिंक जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं वो शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना भी न भूलें। आज हमारे साथ हैं खास मेहमान और उस खास मेहमान से आपका मैं परिचय करवाता हूं। एडलवाइज एएमसी की सीईओ राधिका गुप्ता। राधिका जी एडलवाइज म्यूचुअल फंड चलाती हैं, बहुत अच्छी बातें करती हैं और वो बातें अभी आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। और खास तौर पे इनकी खास बात यह है कि अपने बारे में भी बात करती हैं, ऐसी बातें जो लोग आमतौर पे नहीं करते हैं। इनका एक वीडियो इंटरनेट पे बहुत देखा जाता है जिसका टाइटल है द गर्ल विद अ ब्रोकन नेक। और तो मैं राधिका जी से ही बात शुरू करता हूँ और उनसे ही हम पूछेंगे क्यों वो कहती हैं कि वो गर्ल विद अ ब्रोकन नेक है। और उसके बाद हम आएंगे उस विषय पे जिस पे हमको बात करनी है, अपने पैसे अपनी जेब के हिसाब पर। राधिका जी बहुत आपका स्वागत है वन आलोक जोशी पर, माइंड योर बिजनेस पर। और आपसे सवाल यही कि आप कहती हैं गर्ल विद अ ब्रोकन नेक, थोड़ा सा अपना छोटा सा परिचय दे दें और उसके बाद हम आज के किस्से पे आए। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक और सारे दर्शकों को मेरा हाय। आई होप कि सब घर पे हैं, सुरक्षित हैं और सबसे ज़्यादा खुश हैं। मेरी बहुत प्रिविलेज है कि मैं आज यहाँ आई हूँ। अपने बारे में क्या बताऊँ, मेरे फादर विदेश मंत्रालय में काम करते थे, भारत सरकार के साथ भारत के राजदूत रहे हैं बहुत देशों में। तो हमारी परवरिश दुनिया के बहुत अलग अलग कोनों में हुई है। हर साल, हर 3 साल पापा की पोस्टिंग शिफ्ट होती थी। तो मेरी पैदाइश एक्चुअली पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में हुई थी। पापा वहाँ पोस्टेड थे, जहाँ से एक्चुअली ये जो नेक का इंसिडेंट है वहाँ शुरू हुआ। मैं जब पैदा हुई थी तो बहुत मोटी थी, आई थिंक करीबन 8-9 किलो की थी, जो कि डबल द साइज ऑफ अ नॉर्मल बेबी होता है, दुगना साइज था। और तभी मुझे ये छोटी सी नेक में प्रॉब्लम आ गई थी, जो आज भी काफी फोटोज में प्रोमिनेंट है। उसके बाद मैंने जब ये टॉक दी और मैंने इस टॉक में अपनी थोड़ी जिंदगी की कहानियां बताई हैं, पाकिस्तान में रहने की, अफ्रीका में रहने की, यूरोप में रहने की, यूएस में रहने की। और यही लोगों को कहने की कोशिश की है कि हम सब में ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो अलग होती हैं, जो फ्लॉड होती हैं, जो परफेक्ट होती हैं, जिनके बारे में शायद कभी कभी हम थोड़ा सा एम्बेरस भी होते हैं, शर्म भी आती है। लेकिन वही चीजें शायद जाके आगे जिंदगी में अपनी सबसे बड़ी एसेट होती हैं। तो आपके बारे में जो अलग है, जो यूनिक है, जो डिफरेंट है, उसको एम्ब्रेस करिए, खुद से प्यार करिए और फिर होपफुली दुनिया भी आपसे प्यार करेगी। तो ये है मेरा वो। मैं 15-20 साल बाहर रही हूँ, बाहर अपनी पढ़ाई की है और फिर फाइनेंशियल मार्केट्स में शुरुआत की 2005 में। 2008 देखा जल्दी अपने करियर में और काफी सीख मिली है 2008 के बारे में। और फिर 10 साल पहले मैं इंडिया आई थी यहाँ काम करने। जी, तो आपने 2008 देखा करियर में काम करते हुए। यूं तो आपने इतिहास पूरा पढ़ा होगा स्टॉक मार्केट का, पुरानी मंदियों के बारे में भी जैसे हम सब ने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। लेकिन 2008 क्योंकि आपने, और करियर के शुरू शुरू में जो चीजें बड़ी ऐसी हो जाती हैं, लैंडमार्क चीजें हमारे करियर में जो ब्रेकिंग न्यूज हुई हमको याद रहती हैं। उस 2008 से क्या सबक मिलते हैं आज की तारीख के लिए, आपके लिए एज फंड मैनेजर और निवेशक के लिए, मेरे जैसे लोग जिनको बाजार में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना होता है, जिनके पास बहुत पैसा नहीं है और लेकिन जो है वो उनके लिए बहुत है? तो आई थिंक हर क्राइसिस 2008, एक तो मैं निवेशकों से कहना चाहूंगी, खासकर जो नए निवेशक है ना, जो पहली बार ऐसी मंदी से, ऐसे क्राइसिस से गुजर रहे हैं, कि उनको बहुत खुश होना चाहिए कि उनके साथ ये हुआ है। मैं बड़ी ग्रेटफुल हूँ कि मेरे करियर में 2008 हुआ था, क्योंकि ये कहते हैं कि इतिहास जो है, हिस्ट्री जो है, वो रिपीट तो नहीं करती, दोहराती तो नहीं है खुद को, लेकिन रायन तो करती है। और एक क्राइसिस देखने के बाद आपकी जो क्राइसिस हैंडल करने की क्षमता है वो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आप कुछ तो सीखते हैं, इंसान कुछ तो सीखता ही है। मुझे 2008 में एक्चुअली लोग बात करते हैं कि भाई बहुत कॉस्ट हुई होगी, बहुत नुकसान हुआ होगा, वो सब हुआ। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा, अगर आप मेरे से पूछे ना 2008 का क्या आपकी याद है, तो मेरी वो याद है कि जब हमारी कंपनी में बहुत बुरे हालात थे और एक दिन उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि लोगों की नौकरियां जाएंगी। और मेरे जो दोस्त थे, जो कभी मेरी शादी में आए थे, जिनके साथ रोज लंच करते थे, उनको कहा था कि भाई उनकी नौकरियां खत्म हो गई हैं। लोग
कभी कभी फाइनेंशियल सर्विसेज में हम जैसे लोगों की ह्यूमन कॉस्ट नहीं देखते, हम लोग जो गुजरते हैं। तो एक तो ये मेरी बहुत लर्निंग है एज अ फंड मैनेजर की लाइफ बहुत अनसर्टन है और मार्केट तो फ्लक्चुएट करता है, बाजार तो ऊपर नीचे जाता है, ये तो रियलिटी है। दूसरा मेरी एक लर्निंग है निवेशकों के तौर के लिए, और मैं आपको अपना खुद का ही एग्जांपल देना चाहती हूँ, इसमें किसी और का क्यों दूं। जब मैंने अपना करियर 2005 में शुरू किया था तो मैंने भी निवेश करना शुरू किया था। मैं 21-22 साल की उम्र में थी 2005 में जब शुरू किया था, और जो पुरानी सीख होती है कि 100 माइनस आपकी एज, उतना आप इक्विटी में डालिए, आपकी रिस्क टेकिंग है, आपने सुना होगा। तो मैंने तो सारा पैसा इक्विटी में डाल दिया, सोचा भाई यंग हूँ, जवान हूँ, गर्म खून है, शुरू करते हैं, तो कर दिया। और 2006-07 तो बहुत अच्छे गुजरे, और फिर 2008 आ गया, 50% पोर्टफोलियो नीचे गिरा, और यही मेरे हस्बैंड के साथ हुआ। अब दूसरी बात ये हुई कि मैं फाइनेंशियल सेक्टर में काम करती थी तो कंपनी वाज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, फंड के भी रिटर्न्स जो हम मैनेज करते थे वो भी खराब थे, ईसॉप भी नहीं मिल रहे थे, और मेरे हस्बैंड भी कोइंसिडेंटली फाइनेंशियल सेक्टर में, एक्चुअली उसी सेक्टर में काम करते हैं, वो भी फंड मैनेजर थे। तो जो मेरे साथ हुआ वो उनके साथ भी हुआ। तो एज अ हाउस होल्ड जितना मार्केट गिरा, हमें तो दुगना थप्पड़ पड़ा है। एंड एट दैट पॉइंट बहुत बुरा लगा था, एट दैट पॉइंट इन टाइम, कि हमें, एंड वी रियलाइज कि हमें 50% ये ड्रॉप सहने की हमें वो नहीं है पर्सनली। तो हमने डिसाइड किया उसके बाद, एंड मैं निवेशकों को ये बताना चाहती हूँ कि जो एसेट एलोकेशन है ना, कि अपने सारे एग्स एक बास्केट में ना डालिए। तो आज हम अपना थोड़ा पैसा इक्विटी में डालते हैं, लेकिन थोड़ा पैसा सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में भी डालते हैं, क्योंकि हमने रियलाइज किया है कि हमारे जो प्रोफेशंस हैं वो बहुत हाई रिस्क प्रोफेशन है। अगर मेरे पति डॉक्टर होते ना, या कोई और प्रोफेशन में होते जो मार्केट रिलेटेड ना होता, तो शायद मेरा जवाब बहुत अलग होता। तो अब हमारे इन्वेस्टमेंट्स कंजर्वेटिव हैं क्योंकि प्रोफेशन अग्रेसिव है। और जैसे कि मैंने कहा, ये क्राइसिस हमारे लिए बहुत आसान रहा है पर्सनली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। और एक बहुत सिंपल वर्ड है पर्सनल फाइनेंस। मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि पर्सनल फाइनेंस में जो वर्ड पर्सनल है ना, वो फाइनेंस से पहले आता है। मैंने जब अपनी कहानी बताई तो किसी ने मुझे सोशल मीडिया पे पूछा, लेकिन आपका स्टाइल तो वॉरेन बफेट के स्टाइल जैसा नहीं है, वो आपका स्टाइल सुन के क्या कहते हैं? तो मैंने कहा मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, वो कहाँ और हम कहाँ, लेकिन जो वो कहते हैं उसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके हालात अलग हैं और मेरे हालात अलग हैं। तो हर इंसान को निवेश अपने हिसाब से और अपने हालातों के हिसाब से करना चाहिए। पर्सनल पहले आता है पर्सनल फाइनेंस में, ये मेरी सबसे बड़ी सीख है जी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही। एक तो देखिए, आपने अपना पर्सनल किस्सा सुनाया, ये बताया कि आपके साथ क्या हुआ। बहुत कम लोग अपने बारे में ये बातें कर सकते हैं, ये हिम्मत की बात है, लेकिन ये दूसरों के लिए बहुत काम की बात हो सकती है, हमारे बहुत से दर्शकों के काम आएगी। और दूसरी जो बहुत जरूरी बात आपने कही कि पर्सनल फाइनेंस शब्द को ध्यान से देखें, इसमें फाइनेंस बाद में आता है, पर्सनल पहले आता है, और वो पर्सनल पर्सन से बनता है। तो आपको अपनी परिस्थिति देखनी है कि आपकी परिस्थिति क्या है, आप उसके साथ तय होगा कि आप अपना निवेश कैसे करेंगे। लेकिन अब इसके साथ एक चीज, दो चीजें जुड़ती हैं, लेकिन पहले मैं ये पूछूं, एक तो पर्सनल मेरी परिस्थिति होती है, दूसरा दुनिया का माहौल होता है। तो जो आज का माहौल है इस वक्त दुनिया का, देश का और जो बाजारों का, इसमें क्या सलाह देंगे कि क्या करे इस वक्त आदमी? क्या बाजार में कुछ लोग कह रहे हैं बहुत बढ़िया है, पैसा लगा दो। कल एक सज्जन से मेरी बात हो रही थी और बहुत मुझे सुन के बहुत झटका लगा, लेकिन उन्होंने कहा, साहब मैंने अपना सारा प्रोविडेंट फंड 1 महीना पहले 50-60 लाख रुपए कुछ ऐसा बताया कि वो सारा मैंने म्यूचुअल फंड्स में लगा दिया है, और अब मैं क्या करूं? तो मेरी सलाह तो उनको ये थी कि आप धैर्य से रहें। अगर आप उसी पैसे से इसी महीने से कमाने की सोच रहे थे, तब तो आप मुश्किल में हैं। लेकिन अगर आपको पेंशन आती है, आपके पास कोई और जरिया है, तो मेरी सलाह ये है कि आप सावधानी से, शांति से बैठिए। अगर आपने अच्छी बड़ी कंपनियों के बड़े फंड्स में लगाया है, जो लार्ज कैप वाले, तो मुझे लगता है आज नहीं तो कल आपका पैसा वापस आएगा। इस वक्त घबरा कर बेच भी न दें। लेकिन ओवरऑल सलाह क्या है? खरीदें, चुप बैठें, बेच दें, एसआईपी चलाते रहें, एसआईपी बंद कर दें। तो देखिए, 2-3 तरह के निवेशक हैं और मैं थोड़ा सा अलग अलग करके बताऊंगी। लेकिन एक जो आपने बात कही ना, कि थोड़ा शांति रखें,
हम जिस माहौल में रहते हैं ना, आपको तो याद होगा, आपका करियर मेरे से बहुत लंबा है। एक ज़माने में न्यूज़ ऐसी होती थी कि अगर मुझे थोड़ा-सा लाइफ में बुरा लगता था, तो मैं 5 लोगों को, अपनी मम्मी-पापा, दोस्तों को बुला के आई कुड उनको नेगेटिव कर देती थी। आज का सोशल मीडिया और ऐसा ज़माना है कि कॉन्स्टेंटली पैनिक फैलता है। मुझे लगता है कई बार तो ऐसी न्यूज़ आती है जो इतनी सेंसेशनल होती है, लेकिन उसका रिटेल इन्वेस्टर से कोई लेना-देना नहीं है। जैसे 2 दिन पहले क्रूड प्राइसेस नेगेटिव हुए थे यूएस में। मेरा भाई वहां जाके यूएस में तेल ट्रेड करता है, उसका काम ही है। मैंने उससे पूछा, भाई क्या हो रहा है? कहता है इसका ना, जो रिटेल इन्वेस्टर तेल होल्ड करता है, यूएस ऑयल ईटीएफ, ये वो वाला है ही नहीं, तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो ये रेलेवेंट खबर ही नहीं है। तो एक तो थोड़ा सा काम डाउन रहे, अपना दिमाग थोड़ा काम रखें, वो बहुत जरूरी है। जहां तक निवेशकों की बात आती है, जो लोग इक्विटी में एग्जिस्टिंग निवेशक हैं, उनको फर्स्ट थिंग दे कैन डू, सबसे बुरी चीज जो आप अपने आप कर सकते हैं, वो अपने पोर्टफोलियो का रिडेम्पशन कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपको जो लॉसेस दिख रहे हैं, और लॉसेस किसी को नहीं अच्छे लगते, वो नोशनल लॉसेस हैं। इमोशन के चक्कर में नोशनल लॉसेस आपके रियल लॉसेस बहुत जल्दी हो जाएंगे। जैसे आपने कहा, अगर आपने अच्छे फंड्स में, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, ढंग के म्यूचुअल फंड्स, चाहे वो किसी का भी म्यूचुअल फंड हो, तो वक्त के साथ आपके पैसे बन जाएंगे। अगर आप कोई भी इक्विटी मार्केट के स्टेटिस्टिक्स देखें, तो 5-7 साल में आपके पॉजिटिव रिटर्न्स ही रहते हैं इक्विटीज में, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब जो लोग नए निवेशक हैं, जो सोच रहे हैं कि भाई बाजार में पैसे डालूं या ना डालूं, क्या कर सकते हैं, उनके लिए मैं कहूंगी एग्जैक्टली समथिंग वेरी सिमिलर टू व्हाट यू सेड, कि हीरो बनने की कोशिश मत करिए कि चलो आज सब ले लिया और बाजार में डाल दिया। हम जिन टाइम्स में हैं वो अनसर्टन टाइम्स है, दिस इज, ये तो सर्टन है। सर्टन ये है कि टाइम बिल्कुल अनसर्टन है। कोविड कब रिजॉल्व होगा, लॉकडाउन कब एंड होगा, इंडिया में 3rd मई के बाद होगा, सिंगापुर में एक्सटेंड हो गया, ये कोई नहीं कह सकता। इकोनॉमी पे कितना इम्पैक्ट होगा, रिलीफ पैकेज कितना होगा, बहुत सारे सवाल हमारे आगे हैं। बड़ी से बड़ी कंपनीज के जो सीईओज हैं, जैसे एक लार्ज कंज्यूमर फूड कंपनी के सीईओ ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो खुद नहीं एस्टिमेट कर सकते कि कंजम्पशन पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो वो नहीं कर सकते, तो आप कैसे कर सकते हैं? तो बाजार बहुत एक फ्रेजाइल कंडीशन में है। अगर आप सारा पैसा लेके आज डाल देंगे और अगर 10% वो गिरा, तो आप वही अपना सर पकड़ के कहेंगे कि मेरे साथ क्या हुआ। तो एक स्टैगर्ड तरीके से पैसा डालिए। म्यूचुअल फंड में हमारे पास कुछ है जिसे हम एसटीपी कहते हैं, जिसमें आप वही पैसा 3 या 6 महीने के तौर में डालते हैं। टाइम अच्छा है पैसा लगाने का, लेकिन धीरे धीरे लगाइए। हीरो बनने की आपको कोई जरूरत नहीं है, तो भागे नहीं, जंप भी नहीं करें, स्टेबल रहें। एंड अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो कुछ ना करें। हाँ, सबसे अच्छी बात ये भी बहुत अच्छी बात है। कुछ नहीं करना भी इस वक्त समझदारी का काम है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो शांति से बैठे, कुछ ना करें। लेकिन एक अब कुछ और बात करें है कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, खासतौर पे ऐसे लोगों को कुछ नहीं करना है। लेकिन जिनको समझ में नहीं आता है उनको हम सब सलाह देते हैं, मैंने भी बहुत समझ दी, आपने भी दी होगी, लोग जो पूछते हैं उनको, कि या तो आप खुद बाजार समझते हो, कंपनियां समझते हो, रिसर्च करते हो तो अच्छी बात है। नहीं समझते हैं तो किसी ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए जो आपसे फीस लेता हो सलाह देने की। मुफ्त में मिलने वाली सलाह से सावधान रहें, ये मैं भी बार बार कहता हूं। जो आपसे फीस नहीं ले रहा वो कहीं और से कमा रहा होगा। लेकिन अब सबसे ज्यादा लोग ये पूछते हैं कि भाई एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर कैसे ढूंढें, ये रास्ता भी तो बताइए। और खास तौर से जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, दिल्ली में 2-4 को जानता हूँ, कुछ लोगों को बता देता हूँ। लेकिन अगर मैं पटना में रहता हूँ, लखनऊ में हूँ, झुमरी तलैया में हूँ, लोग पूछते हैं अब मैं अपने शहर में कैसे ढूंढूं, उसका क्या रास्ता है और अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर पहचाने कैसे? तो 3 सवाल है। एक तो मैं कहना चाहूंगी, जो आपने कहा ना, खुद ये काम करने की जरूरत नहीं है, और फ्री की एडवाइस लेना तो बहुत ही गड़बड़ है। कुछ दिन पहले मुझे एक सोशल मीडिया पे सज्जन आदमी ने कहा कि मुझे लग रहा है कि ये जो लिक्विड फंड है ना, इनमें बहुत खतरा है, ये खत्म होने वाले हैं, कुछ ऐसा। तो उन्होंने लिक्विड फंड से सारा पैसा निकाल दिया और उन्होंने गिल्ट फंड में डाल दिया, जो कि 10 साल का पैसा होना चाहिए। तो जो 3 महीने का पैसा है वो ऐसी कैटेगरी में डाल दिया जो 10 साल का पैसा है, और जहां बहुत इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस हैं। मैंने कहा आपने ये ऐसा क्यों किया? कहते मैंने तो सवाल गूगल कर लिया। भाई गूगल जी पे जवाब मिल गया।
मैंने कहा अगर आप किसी से पूछते हैं एडवाइजर से तो आपको शायद सही जवाब मिलता, और आपने ऐसी गलती कर ली है जो आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो प्लीज, हम लोग तो एडवाइस में बार बार कहते हैं एडवाइस जरूरी है, ये किसी कारण कहते हैं। जहां तक एडवाइजर की बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ये पूछा। इंसिडेंटली ये सवाल मेरे से भी बहुत लोगों ने मीटिंग्स में, रेडियो शो में तो एक बार गई थी, 12 लोगों ने एक सवाल पूछा कि भाई ये कैसे ढूंढे एडवाइजर आप। हमने एक जस्ट, एंड ये बिल्कुल एक कमर्शियल सर्विस नहीं है, जस्ट एक इन्वेस्टर सर्विस है जो हमने अपनी वेबसाइट पे पिछले महीने शुरू की थी। edelweisemf.com पे अगर आप जाएंगे तो एक सेक्शन है, उसमें लिखा है फाइंड एन एडवाइजर। फाइंड एन एडवाइजर पे आप जाइए और आप अपना जिप कोड डालिए। तो आप कलकत्ता में हैं, आप बेंगलोर में, आप चेन्नई में, आप कानपुर में, आप लखनऊ में, जो भी आप अपना जिप कोड है वो डालिए। हम आपको एक लिस्टिंग देंगे फाइनेंशियल एडवाइजर्स की आपके जिप कोड में। आप जाके उनका नाम, नंबर, ईमेल वो कर सकते हैं। उनकी क्वालिफिकेशंस भी होंगी, और ये सारे वो हैं जो एम्फी क्वालिफाइड हैं। जरूरी नहीं है कि ये एडलवाइज म्यूचुअल फंड बेचते हैं, आपको एडलवाइज म्यूचुअल फंड देंगे, ये सिर्फ एक पब्लिक सर्विस है। जी, ये अच्छा बताया आपने। और राधिका यूएस में बहुत समय रही हैं, इसलिए अभी भी जिप कोड इस्तेमाल कर रही हैं। हमारे यहाँ पिन कोड आप लोग डालिए अपना अपना, ये पोस्टल कोड डालना है आपके अपने पिन कोड में, या आपके पिन कोड के नजदीकी जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं आपको मिल जाएंगे। अब राधिका जी, आपने हल्के से ये बात कही है, लेकिन मैं उसको साफ कर लेना चाहता हूं, क्योंकि दर्शक इस सवाल का जवाब चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट यानी एडलवाइज म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे उन एडवाइजर्स के नाम, पते हैं, डिटेल हैं, तो क्या मुझे, जब मैं उनसे बात करूंगा उसके बाद वो मुझे एडलवाइज के म्यूचुअल फंड खरीदने की सलाह देंगे, या वो मुझे मेरी जरूरत के हिसाब से बाजार में जो कुछ मिल रहा है उसमें से बेस्ट प्रोडक्ट चुन के देंगे? तो हमें, एंड ये आप तो बहुत, आई एम ग्लैड आपने खुल के ये सवाल पूछा। हमने वो एडवाइजर्स लिस्ट किए हैं, एक तो जो एम्फी रजिस्टर्ड हैं। आप चाहे कुछ भी खरीदिए, हमेशा एक रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड एडवाइजर के पास चाहिए जिसका लाइसेंस है, ये तो बहुत जरूरी है। ज्यादातर हमारे देश में म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स होते हैं, वो कभी एक एएमसी के साथ काम ही नहीं करते हैं। थोड़ा इंश्योरेंस से ये अलग है, वो सारी एएमसी के प्रोडक्ट दिखाते हैं। ज्यादा अच्छे एडवाइजर्स कम से कम आपको 5 से 10 म्यूचुअल फंड कंपनी के प्रोडक्ट दिखाएंगे। ये भी हो सकता है कि वो एडलवाइज या कोई भी आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड ना रेकमेंड करें, क्योंकि आपकी नीड ऐसी है कि सिर्फ आप एक लिक्विड फंड लें। तो एज आई सेड, ये बिल्कुल एक कमर्शियल वो नहीं है। कुछ एडवाइजर्स को शायद पता भी नहीं होगा कि उनका नाम है यहाँ। हमने तो सारे जो एम्फी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स हैं जो हमारे डेटाबेस में थे, उनका नाम डाल दिया। जी, तो ये बहुत अच्छी बात आपने बता दी, और मुझे लगता है दर्शकों के लिए बहुत काम की बात है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो बड़े शहरों में नहीं है, जिनके आसपास कोई नामी गिरामी एडवाइजर्स अवेलेबल नहीं है, उनके लिए बहुत काम की सर्विस है। अब मैं एक चीज, मैंने परिचय में जिक्र नहीं किया, लेकिन आपने हाल में एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखी है जिसमें आपने ये बताया है दर्शकों को कि कैसे आपको अपने म्यूचुअल फंड को पहचानना चाहिए, अपने म्यूचुअल फंड मैनेजर से आपको क्या सवाल पूछने चाहिए। 10 सवालों की लिस्ट है। आप सोच रहे होंगे कि वो 10 सवाल क्या हैं, तो उन 10 सवालों को जानने के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा इंतज़ार। साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि ये 10 सवाल क्या हैं और क्यों पूछने हैं आपको ये 10 सवाल अपने फंड मैनेजर से। इनसे आपको पता चलेगा कि जिस फंड में आप पैसा लगा रहे हैं वो आपके पैसे का करता क्या है, और क्या उसके और आपके विचार मिलते जुलते हैं या नहीं। इससे आप अपने फंड पर नज़र भी रख पाएंगे और ये भी तय कर पाएंगे कि आपको कब किसी फंड से निकलना है और कब किसी नए फंड में पैसा डालना है। लेकिन उसके लिए आपको तब तक इंतज़ार करना है। इस वक्त ये वीडियो आप देख चुके हैं, तो अब आप क्या करें? तो इस वक्त आप एक बहुत आसान काम कर सकते हैं। इस वीडियो के लिंक अपने उन दोस्तों के साथ, परिचितों के साथ, फैमिली के लोगों के साथ शेयर करें जिनके बारे में आपको लगता है कि उन्हें भी एक अच्छे म्यूचुअल फंड एडवाइज़र की तलाश है, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को ढूंढ रहे हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के सवाल जवाब उनके मन में सवाल रहते हैं, उनके जवाब तलाश रहे हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब उसमें देर न करें, साथ में घंटी भी बजा दें ताकि जब नया वीडियो आए तब आपको खबर मिल जाए, और जब मैं लाइव आऊं तब आपके फ़ोन पर घंटी बज जाए। धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।